अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कौमी असेंबली से बुध को सरप्राइज मिलने के बाद वजीर आजम इमरान खान ने आज कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेकर एक बार फिर अपनी अददी बढ़तरी साबित कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहादियों ने वजीर आजम को 178 वोट दिए, जबकि 2018 में वजीर आजम इमरान खान को 176 वोट मिले थे। अहम बात यह है कि आज पीडीएम ने कौमी असेंबली के इजलास से बायकॉट किया, मगर यही पीडीएम पिछले कुछ महीनों से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का दावा कर रही थी। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातों को कायल करती रही, मगर आज जब हुकूमत पर अदम एतमाद का मौका सामने आया तो अपोजिशन ने इस इजलास का बायकॉट किया। वजीर आजम इमरान खान ने तो आज कौमी असेंबली से एतमाद का वोट ले लिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जब वजीर आजम असेंबली से एतमाद का वोट ले रहे थे तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान तसादुम जारी था। इस तसादुम में अफसोसनाक मनाजिर देखे गए, जिसकी तफसील आगे जाकर आपके सामने रखेंगे। मगर पहले बात करते हैं कौमी असेंबली में वजीर आजम इमरान खान के खिताब की, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन का जवाब सुनकर बहुत सदमा हुआ है कि उसने बहुत अच्छा इलेक्शन करवाया, क्योंकि अगर ये अच्छा इलेक्शन है तो फिर इससे ज्यादा बुरा इलेक्शन क्या होगा। सेनेट इलेक्शन हुआ है, मैं अपनी कौम को यहाँ यानी मुझे शर्मिंदगी होती है। मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया है। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ है कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। वजीर आजम इमरान खान ने यह दावा भी किया कि कल उनके खवातीन एमएनएस को कॉल्स आ रही थी और वोट ना देने पर 2 करोड़ की ऑफर्स की गई। वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप मेहरबानी करके खुफिया एजेंसियों से सीक्रेट ब्रीफिंग लें, तो आपको अंदाजा होगा कि सेनेट इलेक्शंस में कितना पैसा चला है। सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, या मैं तो खास दाद देना चाहता हूँ, मेरे मेंबर्स बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाज़ा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज खिताब में मुल्की सियासत में अखलाकियात के जवाल पर भी तफसील से बात की, मगर वज़ीर आज़म के इस खिताब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट के बाहर नून लीगी रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम के गैर इखलाकी और अफसोसनाक मनाज़िर देखे गए। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर हुकूमत मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी उसी जगह अपोजिशन के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए और अपोजिशन रहनुमाओं को घेर लिया, जिसके बाद कुछ ही देर में मामला हाथापाई तक पहुंचा। दोनों तरफ से एक दूसरे को धक्के दिए गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी और सेनेटर मुसद्दिक मलिक से हाथापाई की गई और साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल को जूता मारा गया। ये अफसोसनाक मनाजर आज कौमी असेंबली के बाहर देखे गए। कौमी असेंबली से तो अपोजिशन ने बायकॉट किया, मगर कौमी असेंबली के बाहर नून लीगी रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान गर्मा गर्मी जारी रही। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असेंबली से एतमाद का वोट ले लिया है, मगर सवाल यह है कि क्या इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी सियासी कुव्वत के साथ हुकूमत कर सकेगी या नहीं, क्योंकि मुल्क की तारीख में ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर मुख्तलिफ वज़राए आज़म ने अदम एतमाद का या एतमाद का वोट लिया हो, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमतों को ज़्यादा अरसे चलने नहीं दिया गया, हुकूमतें बरकरार नहीं रही। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नाकाम हुई थी, मगर 1 साल के अंदर ही उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। 1993 में नवाज शरीफ ने भी असेंबली से एतमाद का वोट लिया, मगर 2 माह बाद ही उनकी हुकूमत चली गई। तो अब देखना होगा कि वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट हासिल करने के बाद कितनी सियासी कुव्वत के साथ कम बैक कर सकते हैं, और क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत मजीद मजबूत होगी या अगले 2.5 साल भी हुकूमत को मजीद सरप्राइजेस मिलते रहेंगे। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे एहसन इकबाल साहब से। शिबली फराज साहब ने भी हमारे साथ होना था, लेकिन उनकी मीटिंग आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एहसन इकबाल साहब, आप लोगों ने कहा
जब हफीज शेख हारे के मुस्तरद कर दिया इमरान खान को, इमरान खान की हुकूमत को, लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया, तो फिर क्या वजह हुई कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान 178 वोट लेने में कामयाब हुए, एतमाद का वोट लेने में कामयाब हुए? शहजाद, देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जब हुकूमत के वज़ीर ख़जाना को शिकस्त हुई तो मुतालबा किया था कि वज़ीर आज़म की शिकस्त है ये, वो इस्तीफ़ा दें और एक नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बहैसियत रुकने कौमी असम्बली लें। और फिर सदर मुमलिकत ने भी इस बात की तस्दीक कर दी जब उन्होंने आर्टिकल 91(7) के तहत वज़ीर आज़म से कहा कि आप नया एतमाद का वोट लें, चूँकि आइन में दर्ज है कि इस शिक को सदर मुमलिकत तभी इन्वोक करते हैं जब उनकी दानिश्त में वज़ीर आज़म ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो बैठे। और लेकिन आपने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा देने की बजाय वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे रहना गवारा किया ताकि वो सरकारी वसाइल को, रियासती वसाइल को झोंकें, मेंबर्स पे दबाव डालें। और ये भी मीडिया को पता है कि किस तरह पार्लियामेंट लॉजेस को कल रात घेर लिया गया। हर उनके रुकने असेंबली जिनसे उन्हें खतरा था कि वो आज़ादाना वोट दे सकता है, उसके ऊपर पहरेदार लगा दिए गए और अपनी पूरी पार्लिमानी पार्टी को मैसूर करके उनको धमकी आमेज खत लिखकर उन्होंने अगर 178 या 176 या जितने भी वोट ले लिए तो ये आज़ादाना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी को यरगमाल बना के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। और अगर आपने आज के ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के वक्त हुकूमती मेंबरान के चेहरे देखे हों, बराए मेहरबानी वो फुटेज चलाएं, लगता था कि वजीर आजम समेत तमाम अरकान किसी मातम के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्हें खुद मालूम था कि वो एक जालसाजी कर रहे हैं, वो एक जबरदस्ती के अंदर इस कार्रवाई के अंदर बैठे हैं। अच्छा, तो क्योंकि ये शहर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। आप लोग हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं, तो अगर आर्टिकल 91(7) इन्वोक किया है प्रेसिडेंट ने, तो वो ये नहीं कहता कि पहले वजीर आजम मुस्ताफी होंगे और इसके बाद हाउस से एतमाद का वोट लेंगे। हाउस से एतमाद का वोट वो अपनी कुर्सी पे बैठ के ही लिया जाता है, जैसे माजी में नवाज शरीफ ने लिया या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो इसी तरह लिया जाता है। आइन और कानून के मुताबिक वोटिंग भी ओपन होती है, तो ये सारा अमल तो हुआ है, प्रोसेस तो यही होता है उसका। जी शहजाद, देखिए वो आम हालात हैं, लेकिन यहाँ पर 2 रोज पहले वजीर आजम को शिकस्त हुई है और उनको सेनेट के इलेक्शन पे जिसे उन्होंने अपनी हुकूमत का टेस्ट कह दिया था, उस पर वो शिकस्त खा चुके थे। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि वजीर आजम साहब ने दावा किया था कि 16 अरकान बिके हैं। ये कोई आपसे या मुझसे टॉक शो पे बात नहीं हुई थी, उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि मेरे पार्टी के 16 अरकान बिके हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन को वो कह रहे हैं कि आप ब्रीफिंग लें। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि जनाब इमरान खान साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ये सारी एजेंसियां आपको रिपोर्ट करती हैं, तो फर्ज तो आपका था कि आप इन एजेंसियों से रिपोर्ट लेते, उन लोगों की निशानदेही करते और पहले उनको उन गंदी मछलियों को अपनी पार्टी से साफ करते और फिर एतमाद का वोट लेते। अगर वो लोग आपको एतमाद का वोट दे दें तो वो हलाल हैं, वो प्यारे हैं, वो महबूब हैं, हाँ। वो बड़े दयानतदार हैं। लेकिन अगर वो आपके खिलाफ वोट दे दें, आपके वजीर खजाना को मुस्तरद कर दें, जिनकी मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। हसन इकबाल साहब, अगर आप खुद कह रहे हैं कि एजेंसीज को बुला के पूछें कि वो कौन लोग हैं, 16 लोग जिन्होंने पैसा लिया जो बिके हैं, तो इसका मतलब उनको अभी तक नहीं मालूम। आप खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि उनको गन पॉइंट पे बिठाकर उनसे जबरदस्ती वोट लिया गया हो जब उनको पता ही नहीं कि वो लोग कौन है? मेरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन को ये कह रहा है कि वो एजेंसियों को बुला के पूछें, वो एजेंसियां तो प्राइम मिनिस्टर के मातहत हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर का फर्ज था कि उन एजेंसियों को बुला के पूछता, उनकी निशानदेही करता और फिर उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सादिक और अमीन अरकान से लेता। तो खुद तो वो ये नहीं बुला के पूछें और उनकी निशानदेही करें। ये रेलेवेंट सवाल है जो कि हुकूमत से पूछना बनता है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, अब हुकूमत ये कहती है कि हमारे लोग बिके थे, उनके पास एविडेंस ये है कि हैदर गिलानी साहब की ऑडियो वीडियो सामने आई थी जिसमें बाकायदा वो डीलिंग करते हुए नजर आए कि करोड़ों रुपए आपको देंगे, तरक्याती फंड देंगे, वो ये एविडेंस के तौर पे पेश करते हैं। अब आप अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि धोस धमकी के वजह से उन 16 लोगों ने आज हुकूमत को वोट दिया है, तो उसका क्या एविडेंस है? किस तरीके से एस्टैब्लिश होगा कि उनको डराया गया, धमकाया गया,
आपके पास भी कोई ऐसा प्रूफ है? देखिए, ये तो पूरे मुल्क को मालूम है। आप पार्लियामेंट लॉजेस में जाके देखिए, पूरे मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि तमाम जो हुकूमती अरकान असेंबली थे, उन्हें कल रात हुकूमत की एजेंसियों ने यरगमाल बना लिया था। उनके फ़ोन बंद हो गए थे और उन सबको यरगमाल बना लिया गया था। ये तो पूरे इस्लामाबाद को मालूम है। अब मैंने ये रिपोर्ट होते हुए नहीं देखा कि यरगमाल बना लिया था इसलिए उनके फ़ोन बंद हो गए। वज़ीर आज़म ने तो आज ये कहा है कि कल कॉल आ रहे थे हमारे ख़वातीन मेंबर्स को और उनको 2-2 करोड़ रुपए की ऑफर की गई थी वोट ना देने पे। वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि फ़ोन आ रहे हैं, आप कह रहे हैं फ़ोन बंद हो गए थे, यरगमाल बना लिया था उनको। जी, और अगर देखिए फ़ोन आ रहे थे, मैं फिर कहूँगा कि इमरान नियाज़ी साहब किसी NGO के वज़ीर आज़म नहीं है, वो किसी खैराती इदारे के वज़ीर आज़म नहीं है, वो एक न्यूक्लियर पावर के वज़ीर आज़म हैं जिसकी एजेंसियां बहुत मजबूत हैं। तो उन्होंने अब तक 24 घंटे हो गए हैं, क्यों नहीं पता लगाया कि उनकी खवातीन अरकान असेंबली को कौन फ़ोन कर रहा था? हमारे यहाँ तो हर किसी के फ़ोन तक पहुँच जाया जाता है। तो ये सब ड्रामे हैं, ये सब झूठ है। और आपने शुरू में बात की सेनेट के इंतखाबात की। शहजाद, मैं ज़रा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं वाज़े करना चाहता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से क्या सेनेट के इंतखाबात पे कोई शिकायत आई? कोई नहीं आई। बलूचिस्तान से कोई शिकायत आई? कोई नहीं आई। सिंध से कोई शिकायत आई? कोई नहीं आई। पंजाब से कोई शिकायत आई? कोई नहीं आई। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों में से एक खवातीन की नशिस्त से वो जीत गए, उस पर कोई शिकायत नहीं। एक जो वजीर खजाना की नशिस्त हारे हैं और उन मुआशी पॉलिसियों की वजह से हारे हैं, उनकी वजह से पूरे निजाम को अब दागदार कर रहे हैं। ये इमरान खान है कि जो सिर्फ अपने किसी मफाद के लिए पूरे मुल्क को बदनाम करता है, पूरे निजाम को बदनाम कुछ देर पहले आप मुझे बता रहे थे, रिफॉर्मर बनता है। कुछ देर पहले आप मुझे बता रहे थे कि उसी एक सीट की अहमियत थी, उसी एक सीट पर वो कह रहे थे कि मुकाबला होना है। तो जाहिर सी बात है जब उस सीट की अहमियत होगी तो अगर पैसा चला, जोर चला तो वहीं पे चला ना। और बाकायदा वो ऑडियो टेप्स भी है ना। बतौर जमात आपको तो ये कहना चाहिए था, अगर आप ये पोजीशन लेते हैं कि हम वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, लेकिन हैदर गिलानी साहब की वीडियो के हवाले से, ऑडियो के हवाले से उनकी जमात ने कोई स्टेप नहीं लिया ना। पीडीएम ने मुतालबा किया कि यार कम से कम पूछ तो लें बंदे से कि क्या बात कर रहा था वो। शहजाद, देखिए, इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन को पूरे सेनेट के इंतखाबात के हवाले से चार्जशीट कर रहे हैं। वो एक नशिस्त की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं जो पूरा इंतखाब हुआ, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि 99% जो सेनेट का इंतखाब हुआ है उस पर तो इमरान खान साहब ने कोई इतराज नहीं किया। एक सीट जो हारे हैं उसके बहुत ठोस वजूहात हैं। वो इसलिए हारे हैं कि उनके वो वजीर खजाना थे जिनकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर पूरे पाकिस्तान ने अदम एतमाद कर दिया हुआ है। वो जो उनके अपने अरकान हैं जो अवाम के अंदर जाते हैं, सुबह शाम अवाम से गालियां खाते हैं, तो अगर उन्होंने उन मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ फर्दे वाहिद को रिजेक्ट किया है, आप कह रहे हैं कि उस फर्दे वाहिद को रिजेक्ट किया, बाकी पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ को जितनी सीटें मिली थी वो सीटें मिल गई। वहां पे ना किसी को महंगाई का इशू है, ना माशी पॉलिसीज का इशू है। जिन वजीर आजम ने उनको लगाया हफीज शेख को, वो भी इलेक्शन जीत गए हैं, आज वो भी एतमाद का वोट ले गए। सिर्फ जो गुस्सा निकाला है अवाम ने पूरे मुल्क की माशी बर्बादी का, वो उस एक सीट पर निकाला है। शहजाद साहब, अदब के साथ जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो ना मेरा दोस्त शिबली फराज बनाता है या वो 9 मुंतखब सेनेटर बनाते हैं। मुल्क की मुआशी पॉलिसियों की बराह रास्त जिम्मेदारी वजीर खजाना और वजीर आजम के ऊपर होती है। और वजीर आजम साहब ने सीट के ऊपर कहा था कि ये मेरी फतह और शिकस्त होगी और मेरी पॉलिसियों की फतह और शिकस्त होगी। तो जिस सीट को उन्होंने अपनी मुआशी पॉलिसियों पर रेफरेंडम जी बनाया था, उस अवाम की रानी करते हुए उन्हें मुस्तरद किया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो समझ में ना आ सके। लेकिन आज पीडीएम ने जो बायकॉट किया है, तासुर तो ये जा रहा है कि पीडीएम मैदान छोड़कर भाग गई। उनको पता था कि उनको वोट नहीं मिलेंगे, वजीर आजम को 178 वोट मिल जाते हैं अगर आप वहां पे मौजूद होते तब भी। और फिर आपके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है, जैसे 3 दिन पहले हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग था सीट हारना, और 3 दिन में जो आप लोगों ने अपनी विक्ट्री क्लेम की वो न्यूट्रलाइज हो जाती और आप लोगों को शर्मिंदगी होती, एम्बैरेसमेंट उठाना पड़ती, इसीलिए आप लोगों ने बायकॉट करने का फैसला किया। तासुर तो ये जा रहा है ना इस वक्त कि हम इसे 1 दिन पहले कह चुके थे, क्योंकि वजीर आजम ने इस पूरे निज़ाम को अपनी सीट से, अपने इक़्तिदार से
होस्टेज किया है, अराकीन को होस्टेज किया है, ये अपने सरकारी और रियासती वसाइल झोंक रहे हैं। मैं आपको बड़े अफसोस और दुख के साथ कहूँगा, देखिए ये वजीर आजम अपनी डूबती हुई नाव में कौमी इदारों को भी झोंक देते हैं। मैं समझता हूँ कि एक वजीर आजम जो एक दिन पहले शिकस्त खा चुका था, उसका कोई हक नहीं था कि अगले दिन कौमी दिफाई इदारों के सरबराहों को बुलाकर ये तासुर दे, इस नफ्सियाती हरबे को इस्तेमाल करे अपने अराकीन को दबाव में लाने के लिए कि उसके पुश्त के ऊपर कौमी इदारे भी उसे हमायत कर रहे हैं। उन्होंने कौमी इदारों को भी सियासत में झोंका अपनी शिकस्त को जीत में बनाने के लिए, और इसीलिए हमने असूलों की बुनियाद के ऊपर आज के इजलास का बॉयकॉट किया। अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी आप कह रहे हैं कि अपने वक्त पर हम अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे उनके खिलाफ। आप जब भी लाएंगे वो वजीर आजम होंगे, वसाइल भी उनके पास होंगे, जो वो दिखाना चाहते हैं इमेजेस वो दिखाएंगे भी उस वक्त। तो फिर आप कैसे कामयाब होंगे अगर आप कहते हैं कि चले दोस्त धमकी और ये सब करके उन्होंने वोट हासिल किया? सिचुएशन तो नहीं बदलेगी। अगर आज लोग ओपनली आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है तो वो कल भी नहीं होंगे। फिर देखिए, इसके ऊपर जो सियासी हिकमत अमली है उसका हम मीडिया के जरिए नहीं बल्कि हमारी अपनी एक टाइमिंग है, पीडीएम की लीडरशिप फैसले करती है, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि हम एक डिफाइनिंग मोमेंट पे आ पहुंचे हैं। आज जो मनाजिर आपने इतनी बहस की है उस एतमाद का वोट लेने के लिए, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा अहम वो वाकया है कि जो पार्लियामेंट के सामने आज पार्लियामेंट लॉजेस में रेड एरिया के अंदर हुआ, जिसमें हमारे 5-7 अराकीन असेंबली और सीनियर लीडर्स को जो हम नहाते खड़े थे 400-500 गुंडों के जरिए, सियासी गुंडों के जरिए हमें हरासा तशद्दुद करने की कोशिश की गई। हमारी एक खातून रुकन मरियम औरंगजेब साहिबा पे हमला आवर हुए ये पीटीआई के लोग। ये जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फैशिज्म मुतारिफ कराया जा रहा है और सियासी तशद्दुद, इसको 2014 में भी हम देख चुके हैं जब पार्लियामेंट पे और पीटीवी पे हमला हुआ था। आज ये वही फसल पक के हमारे सामने खड़ी है, और जिस मुल्क के अंदर इस तरह की पोलराइजेशन होगी वो मैं समझता हूं कि बहुत एहसन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बड़े ही अफसोसनाक मनाजिर थे, और मेरे ख्याल से जिस किस्म की पोलराइजेशन हुई है और जो नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया गया है, मेरे ख्याल से उनको शायद आज एहसास भी होगा इस बात का जो मनाजिर हमने देखे। लेकिन इस पर भी दो राय आ रही है। हुकूमत ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो लोग वहाँ पर जश्न मनाने आए थे, आप लोगों ने उनको वहाँ पे जाके इश्तियाल दिलाया, एक आध धक्का दिया किसी को गया, और इसके बाद ये मामला शुरू हुआ। लेकिन ज़रा मुझे बताइएगा कि हुआ क्या था? वो लोग आपकी तरफ आए, इस तरह के मनाजिर भी हमने देखे, हुआ क्या था एग्जैक्टली वहाँ पर? शहजाद, मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद वो वीडियो अरसाल कर दूंगा जिसमें सहाफियों ने वो फुटेज बनाई है कि हम आराम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, दूर दूर हमारे पास कोई नहीं था, और एक तरफ से पीटीआई का जत्था नमूदार हुआ और वो हम पे हमलावर हुआ। मैंने देखी एहसन इकबाल साहब वो वीडियो, और हम उसको चलाएंगे भी, बिल्कुल चला रहे हैं उस वीडियो को। जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जब सदर ट्रंप हारे हैं तो एक अमरीकी मुबस्सिर ने कहा कि सदर ट्रंप तो जा रहे हैं, लेकिन जो झूठ और नफरत की बुनियादें हमारे मुआशरे में खड़ी कर गए हैं, हमें बहुत देर भुगतना पड़ेगा। इसी तरह मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान तो जाने वाले हैं, लेकिन अफसोस है कि जो ये नफरत और झूठ के ऊपर एक पढ़े लिखे चंद लोगों को मुतशद्दद बना गए हैं और जो नफरत के उनके अंदर चिराग क्या अलाव जगा गए हैं, इस मुआशरे को कई सालों तक ये तनाव, ये महाजरा, ये पोलराइजेशन भुगतनी पड़ेगी। एक ऐसा लीडर जो स्पोर्ट्समैन था, काश वो अपने फॉलोअर्स को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता कि वो क्या चीज होती है, लेकिन उन्होंने हिटलर। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद सेनेटर फैसल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म ने आज एतमाद का वोट लिया है, 178 वोट्स लिए हैं। अभी एहसन इकबाल साहब से हमारी बात हुई, मरियम नवाज साहिबा ने भी आज प्रेसर की थी जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो 16-17 अरकान थे जिन पे आपको शक था कि वो मुनहरिफ हुए हैं, उनको बाकायदा डरा धमका कर गन पॉइंट पे उनके रात को फ़ोन भी बंद थे। इस तरीके से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोट हासिल किए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद। एक तो पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से ये कहते रहे कि
सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, ओपन बैलेटिंग हो। और जब सीक्रेट बैलेटिंग हुई तो इन्होंने आपके सामने है, मरियम बीबी का भी स्टेटमेंट आपके सामने है, गिलानी साहब के बेटे का भी स्टेटमेंट आपके सामने है, उन्होंने एतराफ किया और इन्होंने पैसा चलाया, इन्होंने लालच दी, इन्होंने वोट खरीदे सीक्रेट बैलेट के पीछे, तो ये जीत के पैसा चला के। लेकिन जहां ओपन फील्ड थी वहां ये आई नहीं। तो जमीर जिसके जागते हैं वो ओपनली जागे ना, वो जहां ओपन मैदान था उससे ये भाग गए। हमने इनको चैलेंज किया था कि आप आए, अपना नंबर पूरा करें, और शिकस्त दें। बेहतरीन चांस था इनके पास इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का, लेकिन ये भागे क्योंकि ओपन फील्ड थी। बगैर पैसा चलाए, बगैर रिश्वत दिए ये कभी इलेक्शन। लेकिन फैसल साहब, ऑन द अदर साइड ओपन बैलेट में ये भी हो सकता है ना कि कोई अगर मुखालफत करना चाहता है लेकिन वो किसी खौफ की वजह से नहीं कर पा रहा होता है तो उसको वो मौका सीक्रेट बैलेट में मिलता है, ओपन बैलेट में नहीं मिल सकता। और खास तौर पे आज जो इलेक्शन था उसमें तो आप डी सीट हो जाते तो उनके पास चॉइस ही नहीं थी, या तो वो 2.5 साल के लिए सीट अपनी खो देते, डिस्क्वालीफाई हो जाते, या वजीर आजम को वोट देते। यही दो ऑप्शन थे। जी, जहां पैसा चला वहां ये रिजल्ट आया है। पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी 10 सीटें बनती थी, हम 10 के 10 जीते हैं। इसी तरह बाकी सूबों से भी हमारी जितनी सीटें बनती थी वो हम जीते। सिर्फ यहां पे भी हमारी सीट बनती थी। इस्लामाबाद में भी जो नंबर था पूरा था, खवातीन की निशस्त पे तो हो गया। इन्होंने पूरा जोर लगाया उस एक सीट पे, वो आपको पता है। लेकिन फैसल साहब, अगर 178 जिन्होंने वोट दिया वो आपको आज वोट नहीं देते उनमें से, तो वो डी सीट हो जाते, डिस्क्वालीफाई हो जाते। आप लोगों ने तमाम लोगों को खत भी लिखा था ना, तो उनके पास ऑप्शन भी तो महदूद था ना आज। अगर आप ओपन बैलेटिंग होती तो इनको क्या डर था? आप ये देखिए ना, इनको उसमें तो डी सीट नहीं होना था ना। उन्होंने अगर ओपन बैलेट करते, ये आइडेंटिफाइबल वोट होती। आज के इलेक्शन की बात कर रहा हूं फैसल साहब, आज क्या ऑप्शन था किसी उम्मीदवार के पास? हाँ, आज भी अपने कुछ जमीर की आवाज, अगर ये कहते हैं जमीर की आवाज, तो वो खुल के उसका इजहार करता ना। अगर वो कहता कि ठीक है जी मैं डी सीट भी हो जाऊं, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, मेरी हमदर्दियां तो नून लीग के साथ है क्योंकि मैंने उनको वोट दी है, तो वो आज भी करता। उसमें क्या मसला था? मसला सिर्फ ये पैसा चला हुआ था, रिश्वत, पैसा, उससे। अब खुले मैदान में आए ना, इमरान खान साहब ने इनको चैलेंज किया था, ये आते खुले मैदान में, ये भागे और सबके सामने है, कौम ने देख लिया। देखिए आज खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा मुझे हैरान किया। वो कह रहे हैं मुझे बड़ा सदमा पहुंचा जब उन्होंने ये बताया कि कल होने वाले इंतखाबात यानी सेनेट के इंतखाबात बड़े साफ और शफाफ हुए हैं। और इमरान खान ने उनको ये भी कहा, मशवरा दिया कि आप एजेंसीज को बुलाएं, उनसे सीक्रेट ब्रीफिंग लें, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा चला है। तो अब फैसल साहब, इमरान खान खुद वजीर आजम है, ये तमाम एजेंसीज उनके मातहत हैं, वो बुला के क्यों नहीं पूछते हैं कि ये भी बता दें कि पैसा कितना चला है और हमारे किस किस रुकन ने पैसा लिया है? देखिए, एक पूरा कानून मौजूद है और इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया गया है। आइन में, कानून में ये सारी चीजें दर्ज हैं, जो मैं पेपर भी आपको दिखा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी था कि इट इज रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा ये दरकार है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन के पूरे कानून के अंदर उनको ये इख्तियारात हासिल हैं, वो किसी को भी बुला सकते हैं, तहकीकात कर सकते हैं। हमने इल्तिजा की थी आइडेंटिफाइबल वोट की। तो आप खुद कर लेना फैसल जावेद साहब, जब आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा से 20 लोगों को निकाला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निशानदेही पे नहीं निकाला था, आप लोगों के पास खुद एविडेंस आया था, आपने निकाला था। तो जरूर इलेक्शन कमीशन अपना काम जरूर करे, लेकिन आप भी तो कर सकते हैं ना अपने तौर पे। जो मशवरा इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं वही आप एजेंसी के थ्रू मालूम करें कि कितना पैसा चला है, और वजीर आजम पता कर ले कि वो पैसा दिया भी किसको है। जब ये पता चल सकता है कि कितना पैसा चला है, तो ये भी पता चल सकता है ना कि पैसा लेने वाला कौन था। जी शहजाद, हमारे पास बिल्कुल सबूत आए थे खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के 20 MPs को फारिग किया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबूत आए सामने, हम एक्शन लेंगे। और ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन भी तो एक बनता है ना, सवाल तो बनता है ना कि इलेक्शन कमीशन जिनके पास तमाम तरह इख्तियारात हैं, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट गार्ड करना है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब एजेंसी जब आपके मातहत है तो आप अपने तौर पे भी मालूम करें ना। जी बिल्कुल, आप ये बात जी ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हम तो दूसरी बात ये है शहजाद कि यही बात है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो अपना फैसला दिया था उस पर क्लियरली लिखा था कि आइडेंटिफाइबल वोट की तरफ उन्होंने बिल्कुल क्लियर बात लिखी थी।
उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम इस इलेक्शन में नहीं कर सकते। अब शहजाद आप भी जानते हैं कि बैलेट पेपर्स जो करोड़ों की तादाद में तो छपने नहीं थे, कुछ 100 बैलेट पेपर छपने थे। लेकिन ठीक है फैसल साहब, उसमें ये बात तो सर पुरानी हो गई, अब मामला आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, ये 16 लोग अगर आपको मालूम चल भी जाए कि कौन है, आप निकाल तो नहीं सकते ना तहरीक इंसाफ उसको उनका निकाल तो नहीं सकती ना, जैसे पहले आपने निकाला था 20 MPs को। देखें सबूत हो, हमें पता चल जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ये सब कुछ कर चुके हैं। हाँ। और मैं आपको ये बात भी बताऊं, उस वक्त उन 20 MPs को निकालना, हमें उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे करनी पड़ सकती थी। वो जीते हुए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जाहिर है उम्मीदवार थे, और आगे जनरल इलेक्शन आने वाला था, तो हम वो हल्के भी लूज कर, क्योंकि वो विनर्स थे अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, हमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ सकती थी। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यहाँ पर फैसल साहब कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर आपने कल उनको निकाल दिया तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी, यानी कि आप 5 साल मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये कॉस्ट उससे बहुत ज्यादा है जो आपको पे करनी पड़ी खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहां तो इमरान खान के नाम का वोट मिलता है, तो आपने दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया, वहां आपको ज्यादा सीटें मिल गई। लेकिन अब तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी, कैसे निकालेंगे फिर आप? हम तो पूरी देखें, हम आइडेंटिफाइबल वोट की भी इसलिए बात कर रहे थे कि तशखीस हो सके। बहरहाल इमरान खान साहब को आप जानते हैं, वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो एक्शन करते हैं, और उन्होंने पहले भी करके दिखाया है और आइंदा भी वो करेंगे। वो कभी भी इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करते हैं। आप बात करेंगे जी हुकूमत चली जाएगी, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, आपने देखा नहीं, इमरान खान साहब को इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं है। इमरान खान साहब वो अपनी हुकूमत कुर्बान कर देंगे, वो 16 लोगों को निकालेंगे, बेशक उनकी हुकूमत कुर्बान करनी पड़े उनको। इमरान खान कभी भी करप्शन के ऊपर, इन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और उन्होंने ये पहले भी साबित किया हुआ है, और वो आइंदा भी आप देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारी इल्तिजा है इदारों से भी, इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड, और उनके पास ये तमाम तर इख्तियारात हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट गार्ड करने के लिए, तो टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसलिए एक काम करें ना, छोटा सा, हैदर गिलानी साहब के पास आप दरख्वास्त लेके गए, हैदर गिलानी के खिलाफ आप ECB में दरख्वास्त लेके गए, एक दरख्वास्त बाकायदा इन राइटिंग ये लेके जाएं कि ये 16 लोग हमें आइडेंटिफाई करके दें, क्योंकि हम इनको पार्टी से निकालना चाहते हैं, इन्होंने पैसा खाया है। ये करेंगे आप, नहीं करेंगे? जी बेहतर बात है, बेहतर बात है। देखिए करप्ट प्रैक्टिसेस, बिल्कुल आप ठीक है, करप्ट प्रैक्टिस अगेंस्ट गार्ड करना इलेक्शन कमीशन को, और अच्छी बात है, उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, ये केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। आप ये सवाल उनसे भी पूछे जो 2 लोगों ने एतराफ़े जुर्म किया है। जी। आप ये देखें कि मैं आपको बताता हूं, इलेक्शन एक्ट 2017 आप पढ़ें, 156, 167 और 168, ये जो 3 सेक्शंस हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के, जब ये आप पढ़ेंगे आपको तमाम तर सवालात के जवाबात उसके अंदर मिल जाएंगे। आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हुकूमत गिरा देंगे, लेकिन वो 16 लोग अगर आइडेंटिफाई हुए उनको निकाला जाएगा। अब जरा शेख रशीद साहब की बात सुन लीजिए। माशाल्लाह सियासी तजुर्बा भी आपकी कैबिनेट में सबसे ज्यादा उनका है, इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर आजम के करीब है। उन्होंने क्या कहा है इन 16 लोगों के खिलाफ क्या हो सकता है, जरा सुन लीजिए। शेख साहब 15 लोगों का क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? 15-16 लोग जो बिके थे। कुछ नहीं बिकते और बकते यहाँ तो पहले नहीं, लेकिन एक बात बताने, आपने कहा कुछ नहीं होगा, तो क्यों कुछ नहीं होगा? पहले तो जिन 20 लोगों ने किया था उनको निकाल दिया था पार्टी से, तो इस दफा क्यों नहीं निकालेंगे इन 16 को? हर रोज इतवार नहीं होती। जी फैसल साहब, शेख रशीद साहब ने तो कह दिया एवरी डे इज नॉट संडे, हर रोज संडे नहीं होता, हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं होगा उनके खिलाफ, ये कह दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने। मैं इमरान खान साहब की बात करता हूँ, इमरान खान साहब के पास जहाँ माजी में आए उन्होंने एक्शन लिया था, ठीक है ना, और अगर कोई सबूत सामने आता है, और देखिए बहुत मुश्किल काम है इनकी, और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें उन्होंने क्लियर किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस सेक्शन में भी हो सकती है, क्योंकि कुछ बैलेट पेपर्स छापते थे आइडेंटिफाइबल, लग जाता, आज तशखीस हो सकती, आइडेंटिफाई कर सकते। लेकिन नोइंग इमरान खान, आप भी जानते हैं को, हम भी जानते हैं, इमरान खान ने कभी भी इस चीज पे नहीं किया है। पहले भी जब चीज सामने इमरान खान ने एक्शन लिया। अब ये सवाल मैं 4 दफा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान को जानते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आज वजीर आजम इमरान खान साहब उन तमाम 178 अरकान की मौजूदगी में, जिसमें वो 16 लोग भी हैं जो बिके थे, खिताब में कहते हैं कि यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं, 16 लोग जो बिके थे, जिन्होंने पैसा लिया है, ये कहते हैं इमरान खान साहब, जैसे उन्होंने कौम से खिताब में कहा था, लेकिन आज नहीं कहा। इसीलिए तासुर ये उभर रहा है कि आप लोग यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी, और वजीर आजम नहीं चाहते कि उनकी हुकूमत गिरे।
वाह बाबा वाह वाह, आज तो अपोजिशन के पास चांस था हुकूमत गिराने का, खुला खुला। मैंने ये पूछा एहसन इकबाल साहब से, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने अभी पूछा एहसन इकबाल साहब से कि आपने मैदान खाली छोड़ दिया, आप भाग गए मैदान छोड़ के, मैंने पूछा है अभी उनसे, बिल्कुल पूछा। हमारे लोग 20 सीट हो जाते, हुकूमत ही गिर जाती, तो 20 सीट क्या मतलब, फिर तो वैसे ही हुकूमत गिर जाती। फिर तो जो ये तो सीधी सीधी लॉजिक आपको समझ आनी चाहिए। तो मरियम बीबी ने कहा रिश्वत को टिकट दी है, के वादे किए हैं, कहा, गिलानी ने कहा हाँ मेरी वीडियो थी, तो सामने है आपके। अच्छा सर, तो अगर आज पोजीशन थोड़ा सा भी इनमें होता, ये आते अब नंबर पूरा करते हैं, गवर्नमेंट कितनी, और उन लोगों को टिकट देते जिनसे वादे हुए। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने एहसन इकबाल साहब से अभी सारी बात की है, लेकिन अब आपने देखना ये कि आप लोगों को आप लोग कितनी कोशिश करते हैं 16 लोगों को आइडेंटिफाई करने में, उसके बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सर, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के लिए क्या तरीका है? 47 आपके हैं, ऑपोजिशन के लोग, ऑपोजिशन के पास 53 है, 47 आपके पास है, कैसे मुंतखब करेंगे चेयरमैन? जी हाँ, देखिए सेनेट के अंदर तो आजाद उम्मीदवार काफी ज्यादा है। सर यही स्ट्रेंथ बन रही है इस वक्त, जो लोग आपके साथ हैं वो 47 है, जो ऑपोजिशन के साथ है 53 है। कोई ना कोई बंदा आपको तोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई जमात को तोड़ के अपने पास लाना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अभी कोई दावा करना, कोई चीज करना मुनासिब बात नहीं है इलेक्शन में अभी। सर ये तो फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब भी कह सकते हैं कि अल्लाह ने बेहतर किया, मैं जीत गया। अरे गिलानी, ओ बाबा बात सुने, आप प्लीज ऑडियो पे ले लें, क्या कर रही है? ये बेटे की वीडियो सामने आई है, मरियम का बयान सामने है, तो सीधी सीधी उन्होंने चलाया, लोगों को खरीदा। अच्छा फैसल साहब, आपकी ऑडियो एक तो बहुत ऊपर नीचे हो रही है, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आज ये जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुआ है, आपके अरकान गुत्तम गुत्ता हुए, वहीं पे आके उन्होंने अप्रोच किया जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी नून लीग की, उसके बाद हमने देखा शहबाज गिल वगैरह गए, उन्होंने शाबाशी भी दी, वजीर आजम का पैगाम भी दिया। क्या जरूरत थी आपके कारकुनान को वहां पे जाने की जब नून लीग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? वीडियोस में बाकायदा नजर आ रहे हैं वो मार्च कर रहे हैं उस तरफ जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये क्यों किया? और जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिन्होंने सेनेटर, आप भी एक सेनेटर हैं, आपको पता होगा सेनेटर की बड़ी एक रिस्पेक्ट होती है, उनको थप्पड़ मारा वहां पे जाके, खातून MNA को वहां पे जो है उनके साथ फिजिकल हुए, क्या इकदाम लेंगे उनके खिलाफ आप लोग? देखिए बात शहजाद के, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं है, आप इश्तियाल में हैं, कुछ भी है, लेकिन किया हुआ था, वहां पर हमारे कारकुनान अपना जश्न मना रहे थे, वहां के अंदर में उनको जरूरत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब, अगर प्लीज आप ऑडियो पे ले सके ताकि उनकी बात से ही हम समझ लें, क्योंकि आज जो मनाजिर हमने देखे बड़े अफसोसनाक थे, और जिसने भी ये मनाजिर देखे उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वहाँ पे कारकुनान मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं, हाथ पांव चला रहे हैं। वहाँ पे सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब थे, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, और कुछ वीडियोस भी हैं जो कि बाकायदा ये बताती हैं कि जो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो PTI के जो कारकुनान थे वो वहाँ पे चल के जा रहे थे। जी फैसल जावेद साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, लेकिन ये वीडियो आपने देखी, और जहाँ तक मैंने सुना फैसल जावेद साहब ने कहा कि मुज़म्मत करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इस इंसिडेंट की मुज़म्मत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने अपनी तस्वीरें पोस्ट की, वो वहाँ पे गए थे और मुबारकबाद दी थी उनको, और वज़ीर आज़म का पैगाम भी वहाँ तक उनको पहुँचाया था। तो अच्छी बात है अगर फैसल जावेद साहब मुज़म्मत कर रहे हैं इस वाक़े की। एक ब्रेक लेंगे, इसका मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइच साहब से। सोहेल वड़ाइच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल साहब, आज आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, एतमाद का वोट ले लिया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने। आपके ख्याल में जो साख हुकूमत ने खोई 3 रोज़ पहले सेनेट के इलेक्शन में, वो दोबारा बहाल हो जाएगी? हुकूमत कितनी ताकतवर होगी अब? क्योंकि माजी में हमने देखा है नवाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट लिया, लेकिन 2 महीने बाद उनकी हुकूमत चली गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट आया था उसको उन्होंने नाकाम तो कर दिया, लेकिन 1 साल के अंदर उनकी हुकूमत चली गई थी। तो अब हुकूमत आपके ख्याल में कितनी ताकतवर होगी?
मेरा ख्याल है कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ है और यूसुफ रज़ा गिलानी मेजॉरिटी ले गए, ज़्यादा अक्सरियत ले गए बनिस्बत पीटीआई के, तो उस वक़्त ये सवाल तो उठ गया कि अब 5 साल पूरे करने मुश्किल होंगे, क्योंकि एक शगाफ पड़ गया है और जब एक दफ़ा शगाफ पड़ जाता है तो फिर उसको भरना मुश्किल होता है। आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको एक रस्मी कार्रवाई तो की गई उसको भरने की और बंदे इकट्ठे किए गए, लेकिन ज़ाहिर है इन्हीं बंदों में वो बंदे भी मौजूद थे जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया है, इसलिए तो वो जीते। और इसलिए अब कल को नो कॉन्फिडेंस होगा तो इस बात का क्या एतबार है कि वो लोग फिर जाके पीडीएम के साथ नहीं मिल जाएंगे और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट नहीं देंगे। अगर उन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया तो हो सकता है कल वो भी और कुछ और भी मिलकर फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दें। ये आज तो एक रस्मी कार्रवाई थी, शो ऑफ हैंड था, इसको आप पॉलिटिकल शो कह सकते हैं, आप इसको एक तरह के कंट्रोल शो कह सकते हैं, ऐसा शो कह सकते हैं जिसका मकसद हुकूमत पे कंट्रोल रखना है, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है। लेकिन ज़ाहिर है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप तो नहीं है कि जिसके बाद ये हो जाए कि अब 6 महीने हुकूमत इस्टेब्लिश हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सुहेल साहब आप कह रहे हैं कि शगाफ जो है वो पड़ चुका है और आगे भी कोई सीक्रेट वोटिंग का मरहला आता है तो लोग मुनहरिफ हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन की हिकमत अमली थी आज का सेशन बाइकआउट करके वो दुरुस्त थी, या ऑपोजिशन ने भी अपनी कमजोरी दिखाई है? क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कहती आई है हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं, हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेकर आएंगे, लेकिन आज जब मौका था तो उन्होंने बाइकआउट किया, उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो नंबर्स पूरे करें अपनी तरफ और हुकूमत को गिराएं। देखिए शहजाद साहब, जब हुकूमती माइट जो है वो सामने हो तो मेरा ख्याल है अपोजिशन मासवाए सीक्रेट बैलेट के और कहीं कामयाब नहीं हो सकती। जिस तरह जब इस तरह ओपन बैलेट हो, वोट ऑफ शो ऑफ हैंड्स हो, उसमें अपोजिशन की नहीं चलती। उस वक़्त जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होगी उसकी चलेगी, और शायद उनकी ये मसलियत ठीक थी कि हम जाएंगे तो खामखा जाकर उन्हें शिकस्त होगी और उनका कोई चांस नहीं था जीतने का। ये पहले दिन से तय था कि अगर शो ऑफ हैंड के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे तो उसमें उन्हें कामयाबी ही मिलेगी। लेकिन फिर ऑपोजिशन का ये दावा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इसलिए जीते हैं क्योंकि उन अरकान ने मुस्तरद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, उनकी पॉलिसीज़ को। क्या ये दावा ऑपोजिशन का दुरुस्त है? क्योंकि अगर ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया होता तो शायद आज भी वो साथ खड़े होते ऑपोजिशन के, और बेशक हुकूमत गिर जाती वो साथ खड़े रहते। शहजाद साहब ये सही है आपकी बात, लेकिन अगर सच पूछा जाए तो ये सिर्फ इतने ही वोटों का हेर फेर नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ अपोजिशन के जो लोग थे 8-10, उन्होंने गवर्नमेंट को भी वोट डाले और गवर्नमेंट के 20 के करीब लोगों ने वोट जो है वो हुकूमत को डाले। तो ये चूँकि ट्रेसेबल वोट नहीं है, ना ये पता चल सकता है कि किसने किसको वोट डाला, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एक तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस था उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। उसमें गवर्नमेंट के लोग भी थे, उसमें अपोजिशन के लोग थे। अपोजिशन के कई लोगों ने भी अपोजिशन को जो है वो डिच किया और उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया, और इमरान खान के ज़्यादा लोगों ने 16 लोगों ने तो कम अज़ कम जो है वो वोट दिया, बल्कि इससे ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, तभी जाके न्यूट्रलाइज हुए। 10 और भी आप शामिल कर लें तो इस 26 लोग जो थे वो तकरीबन उन्होंने जाके पीडीएम को वोट दिया, तभी जाकर ये वोटिंग स्ट्रेंथ बनती है। और ये अल्टीमेटली जब चीज़ें खुलेंगी और जो वक्त गुजरता जाएगा हमारे सामने चीज़ें आती जाएंगी, ख़ासकर जब अगला इलेक्शन होगा तो उस वक्त आप देखिएगा कि किस किस ने पीटीआई का टिकट नहीं लिया और किस किस ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का टिकट लिया है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या अहदो पैमान हुए थे और किस तरह से वोटिंग ट्रेंड जो था वो चेंज हुआ था। सुहेल साहब, आज तो हुकूमत ये कह रही है कि ट्रेसेबल वोट नहीं है, इसीलिए हमें नहीं पता वो 16 लोग कौन थे जिन्होंने हमारे खिलाफ जाकर वोट किया। लेकिन अगर ये पता भी चल जाए कि वो 16 लोग कौन थे, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस पोजीशन में है वो इन लोगों को निकाल सके और वही क्लेम कर सके हाई मॉरल ग्राउंड जो उन्होंने केपी में किया था कि हमने 20 लोगों को निकाल दिया पार्टी से जिनके ऊपर हमें शक था और सबूत उनके मिल गए? क्या अगर ये सबूत इनके खिलाफ मिल गए 16 लोगों के खिलाफ, क्या तहरीक इंसाफ इनको निकालना अफोर्ड कर सकती है? नहीं, अगर उन 16 को निकाल दें तो मेजॉरिटी लूज कर जाएंगे,
फिर तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, फिर तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट चले जाएंगे। आप देखें ना, 16 इसमें से निकाल दें, अगर आज के जो काउंट है उसमें से भी निकाल दें तो आप 172 तक नहीं पहुंचते। तो लाजमी बात है, ये तो अफोर्ड ही नहीं करते, वो तो सिर्फ दावे हैं, अमली तौर पे नहीं कर सकते। और चेयरमैन, सेनेट का इंतखाबात अब 12 मार्च को होंगे, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? क्या 47 वोट के साथ हुकूमत को कंसीड कर देना चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो अपना चेयरमैन मुंतखब करवाएं? क्योंकि अगर ऑब्वियसली उनके ज्यादा वोट मिल जाते हैं उनको और वो अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर सवाल ये उठेगा कि पैमाना तो सबके लिए एक होना चाहिए। क्या आप लोगों ने भी जबरदस्ती वोट हासिल किए, क्या पैसा खर्च किया? ये इल्जाम तो फिर हुकूमत की साइड पर भी लगेंगे। असल में यही तो दिलचस्प बात है कि जब हुकूमत ये सब कुछ करती है, जब नो कॉन्फिडेंस सादिक संजरानी के खिलाफ नाकाम हुआ था तो उस वक़्त भी अपोजिशन के ज़्यादा लोग थे, लेकिन उस वक़्त किसी ने नहीं कहा कि जनाब इनके वोट किस तरह से पड़ गए। ठीक है, उस वक़्त भी ज़ाहिर है ज़बरदस्ती, दबाव या लालच कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल हुआ था। अब भी चेयरमैन अगर सादिक संजरानी मुंतखब होते हैं तो लाजमी बात है कि उसमें दोस्त, दबाव, लालच, हिरस कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर वैसे तो अपोजिशन चूँकि मेजॉरिटी में है, उनका जो है चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों फरीक अपने अपने हरबे आजमाएंगे। हुकूमत भी उस वक़्त असूलों को छोड़कर पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह हम ये सीट जीत लें। सर साहब, आगे पीडीएम का प्लान आपको क्या नजर आ रहा है? 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, क्या उसी पेस से वो आगे बढ़ेंगे या इस सेनेट इंतखाबात के बाद उनकी हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ हो सकती है पहले से? और क्या अभी भी वो हुकूमत को गिराने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या वो इस बात पे ही फोकस करेंगे कि अगले इंतखाबात जो हैं वो न्यूट्रल हो, उसमें किसी किस्म की मदाखलत ना हो और ये जो गवर्नमेंट का टर्म है इसमें भी मदाखलत बंद हो जाए? मेरा ये ख्याल है कि वो सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो वो ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत गिरा दे, लॉन्ग मार्च के ज़रिए या नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। अगर नहीं गिरती तो कमज़ोर करना चाहेंगे और कमज़ोर करके इसको अगले इलेक्शन तक चाहेंगे कि ये बिल्कुल कुछ ना कर सकें, ना कोई इनिशिएटिव ले सकें, ना कोई डेवलपमेंट कर सकें। इनको एक मम्मी बना के वो रखना चाहेंगे। तो ये 3 उनकी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। अगर गिरते हैं तो गिर जाएं, नहीं गिरते तो कमज़ोर हों, जो कमज़ोर भी नहीं होते तो कम से कम इनएक्टिव उनको कर दें। सर साहब, एक और चीज़ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अब हमारे आइन में 2 किस्म के इंतखाबात हो रहे हैं। अगर आप सीएम और पीएम का इलेक्शन होता है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या अदम एतमाद का वोट आता है तो वो ओपन होता है। बाकी सारे इलेक्शन, चाहे वो सेनेट चेयरमैन का हो, नेशनल असेंबली स्पीकर का हो या सेनेटर्स को मुंतखब करने के लिए हो, वो सीक्रेट होता है। क्या इसमें मुमासलत नहीं होनी चाहिए कि एक जैसा कानून हो? क्योंकि नताइज बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। जहां ओपन होता है वहां पर नताइज मुख्तलिफ हैं, जहां सीक्रेट है वहां पर मुख्तलिफ हैं। देखिए, जो रैशनेल है हर एक का वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसकी वजूहात दी गई हैं कि क्यों वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ओपन क्यों है और दूसरा सीक्रेट क्यों है। देखिए, जो दुनिया में बेस्ट चीज़ है दुनिया में इलेक्शन के लिए वो तो सीक्रेट बैलेट है। और वो सीक्रेट बैलेट क्यों है, आप देखेंगे हम जब जनरल इलेक्शन में वोट डालते हैं तो सीक्रेट बैलेट से डालते हैं। हालांकि पार्टियों को हम वोट दे रहे होते हैं या एमएनए को वोट दे रहे होते हैं तो उस वक्त कोई इतनी सीक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया भर में इसको सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही आजमाया जाता है। ये ओपन बैलेट जो रखा गया है ये तो सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए या एक चंद ओहदों को सहारा देने के लिए। जैसे आज वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ करें ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ओपन बैलेट के ज़रिए ना होता और सीक्रेट बैलेट के नज़रिए होता तो हिज फेट वुड हैव बीन हैंगिंग इन बैलेंस। तो 3-4 दिन के लिए पाकिस्तान जो है वो एक अजीबोगरीब सूरत हाल में चला जाता है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है। तो और फिर उनको बड़ी मुश्किल पेश आती है सीक्रेट बैलेट से, वो उतनी ही मुश्किल पेश आती जितनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मुश्किल पेश आती है। तो मेरा ख्याल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में यही फ़र्क रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।